जयराम जी दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है सबका सारा एजुकेशन में। तो आज की जो क्लास है वो 10 पार है, 11 क्लास है, 11 नंबर की क्लास। अभी तक 10 क्लास देख चुके हैं हम लोग पेडागोजी की, है ना। और ये जो पेडागोजी है आपके रीट हो, प्री रीट हो, मेंस, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सब में काम आएगी। इससे बाहर कुछ नहीं है यहाँ तक की परीक्षाओं में। चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे लो तो भी ये रीट का ये वाला पेडागोजी काम आएगा। अब इससे पहले जो हमने क्लासें देखी वो मिलेगी कहाँ पे आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है रीट पेडागोजी के नाम से, वो सारी क्लास वहाँ पे सेव है, वहाँ से लिस्ट से आप देख सकते हो सारी क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन, नहीं क्या है, आकलन, असेसमेंट। आज का टॉपिक है आकलन, और इससे पहले वाला टॉपिक हमने मूल्यांकन पढ़ा था। अब जो आकलन क्या हुआ है, आकलन हुआ है मूल्यांकन को पार्ट है ना। तो मूल्यांकन को एक छोटा सा भाग है आकलन, है ना। पूर्व मूल्यांकन के लिए एक पार्ट ऐड करे हैं आकलन को। तो ये आकलन है, मूल्यांकन को एक पार्ट है। अब इसके बारे में समझेंगे क्या हुआ है। भाई बात तो याद रखनी है एक शब्द में कि आकलन क्या हुआ है, लेकिन पूरा पीडीएफ भी समझना है। क्यों? क्योंकि जो पीडीएफ में से क्वेश्चन बना होगा वो आपनो एग्जामिनर अंकल जी, है ना। तो एग्जामिनर अंकल जी की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन दे होगा, तो वो पीडीएफ के हिसाब से दे होगा। पीडीएफ को आपको समझना है, याद नहीं करना है, तो ये चीज भी ध्यान रखिए। तो देखो, आकलन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है ये? एड शिड्योर, ठीक है। इस भाषा से शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है पास में बैठना। तो भाई ये तो पूछेगा नहीं कौन से भाषा कौन से शब्द से हुई है, ये सब तो पूछे नहीं एग्जामिनर। और ये भी नहीं पूछे कि क्या मतलब हुआ आकलन को। तो ये बस खाली याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि पास में बैठना, पास में बैठकर आपकी चीजों को देखता है टीचर, या आपका कोई भी सहपाठी है, आपके मदर हैं, सिस्टर हैं, पेरेंट्स हैं, या आपका कोई सहपाठी है ना। उसके पास में बैठ के आपको वो चेक करता है कि आपको कितना आता है। ये होता है आकलन। तो पास में बैठकर सीखना, ये आकलन कहलाता है। इतनी सी बात याद रखनी है बस आपको, ठीक है। अब और डिटेल में चलने के लिए थोड़ी सी चीजों को और देखेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो, जो आकलन का अर्थ होता है स्वयं की तैयारी को जांचना होता है। आपकी कितनी तैयारी हुई है इसको जांचना होता है। तैयारी जांचने के कई तरीके हो सकते हैं। आपका टीचर आपके पास, आप अपने टीचर के पास में बैठे हो तो वो आपको जांच रहा है। आपके पेरेंट्स आपके पास में बैठे हैं, वो जांच रहे हैं। आपके भाई बहन हो वो जांच रहे हैं। आपका कोई सहपाठी हो वो जांच रहा है ना। तो आपकी नॉलेज को जांचना, आपकी तैयारी को जांचना, ये आकलन कहलाता है, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। महत्वपूर्ण है, 3 चीजें महत्वपूर्ण है आकलन के अंदर कि आकलन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। ये 3 चीजें हैं। पहला है मूल्यांकन का भाग है, जैसा मैंने बताया आपको कि इससे पहले की क्लास थी मूल्यांकन की। मूल्यांकन को समझना बहुत जरूरी है आकलन को समझने के लिए। तो पहले मूल्यांकन की क्लास जरूर देखना, आकलन की क्लास अपने आप समझ में आ जाएगी। पहली चीज है मूल्यांकन का भाग है, दूसरी बात है शिक्षण अधिगम का भाग है, और तीसरी बात है सूचनाओं को संग्रह करना। अब भाई इसको किसी उदाहरण से याद रखो तो बहुत अच्छी बात है ना। कोई तैयारी है, रीट की तैयारी कर रहे हो आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन कैसे पता लगेगा कि आप तैयारी में कितना सीखे हो, ठीक है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरना है अपन को, ठीक। सबसे पहली बात तो रीट की तैयारी आपकी क्या है, एक तरह से आपका मूल्यांकन का भाग, ठीक है। आपने साल भर में कितना पढ़ा है, रीट की तैयारी जब से कर रहे हो कितना पढ़ा है आपने, तो आप पास में बैठ के किसी से बोलोगे भाई मेरे से ये पूछ ले, देखिए मेरे को आता है नहीं आता, तो वो क्या है, आकलन कहलाता है ना। तो मूल्यांकन का एक भाग हो गया। इसके बाद है शिक्षण अधिगम का भाग, जो भी आपने सीखा है उसका एक भाग है, ठीक। इसके बाद है सूचनाओं को संग्रह करना। आपने साल भर में क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें आती है, आपकी राजस्थान जीके कैसी है, आपकी पेडागोजी कैसी है, बाल मनोविज्ञान कैसा है आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर जो शिक्षण विधियां होती है वो कितनी अच्छे से आती है आपको, ये कितनी सूचना है आपके पास, उन सब चीज़ों को संग्रह किया हुआ है आपने। उन चीज़ों को टेस्ट करना, उन चीज़ों को पता लगाना कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है उन चीज़ों की।
सूचनाओं को संग्रह करना, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप इस हिसाब से समझोगे तो आपको शायद कुछ नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर इस लैंग्वेज में याद रखोगे तो। लैंग्वेज में आपको समझ के याद रखना है भाई, मूल्यांकन का एक भाग है, बिल्कुल है, जो भी माना पड़े है साल भर में तुम्हें कितना आओगे माँ कहते हैं, तो मूल्यांकन को एक भाग है ना। शिक्षण अधिगम को भाग है सब, शिक्षण अधिगम शिक्षा में कितना सीखा आपने उसका भी एक भाग है, ठीक। सूचनाओं को संग्रह करना, कितनी सूचना है आपके पास, कितनी नॉलेज है, वो को एक भाग है। ये सब क्या है, ये सब है आकलन, ठीक है। आकलन से जुड़े हुए ये सारी चीजें, है ना। ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखोगे तो कभी भी डिफेक्ट नहीं होगे, चाहे लैंग्वेज कैसी भी कठिन कर दे। वो एग्जामिनर अपने काका जी भी ले रहा जाओ ना एग्जाम पेपर बना बगले, तो भी दिमाग में सरका होगा अपनी, है ना, दिमाग में है अपने कि आकलन कहीं हो गए। ये सब चीजें ऐसे याद रखनी है अपन को, है ना, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है ये याद करने वाला पार्ट बिल्कुल ना है। और जो याद करे, जो ये साइकोलॉजी ने याद करे वो महाबेवकूफ, क्या हुए, महाबेवकूफ। तो याद नहीं करने हुए, समझना है, क्या करना है, समझना है। जो समझे वो स्मार्ट है। तो भाई अपनी स्मार्टनेस दिखाओ कि राजस्थान में कितनी स्मार्टनेस है। आवे अब है आकलन की उपयोगिता, ठीक है। आकलन को कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग होता है आकलन का, है ना, कब कब उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है और कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये सारी चीजें इन 4-5 चीजों में आपको समझ में आएगी। तो देखो, रुचि, कोई भी एक आपने स्टूडेंट है और मार साहब है, मतलब टीचर है और स्टूडेंट है, तो आपने लिए सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ हुए, सबसे अच्छा उदाहरण हुए एग्जाम, है ना। तब तो आपने बात पल्ले पड़े, वरना बात ही ना पल्ले पड़े। तो अपन यहाँ पे भी बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, बात करेंगे एग्जाम से कोई एक उदाहरण रखूंगा, ठीक है। तो देखो कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, है ना, पशु परीक्षर दे लो, रीट दे लो, जेल प्रहरी दे लो, के भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। हमारे ताए तो टीचर बननो ही ना है, कत्ते ही ना बननो हमारा ताए तो टीचर, कोई और ही बनने हो भाई, मेडिकल लाइन में जानो है, साइंस लाइन में जानो है, इंटरेस्ट ही कोई नहीं, तो कहाँ से रीट को एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं, है ना। तो इंटरेस्ट होनी चाहिए भाई, आवश्यकता भी होनी चाहिए। और पिताजी ने खूब सारो धन इकट्ठो कर रखियो है, घनी सारी गाड़ियां है, घणो सारो पैसो है, घणो सारो बैंक बैलेंस है, घनी सारी सुविधाएं घर में, है ना। तो काहे हुए भाई, एग्जाम दे लिया ठीक है, पास हो गया तो कोई बात कोई ना, और ना हो तो और भी कोई बात ना, है ना। पास हो लिया तो साला फिर भी काम कर वो जानी पड़ेगा वहाँ स्कूल में, और ना हो या तो घर में रोटियां तोड़ांगा, है। तो आवश्यकता होनी बहुत जरूरी होगा भाई, आवश्यकता आविष्कार की जननी, है ना। योग्यता भी होनी चाहिए भाई, अमीर हो गरीब हो, निम्न को जात, निम्न हो उच्च हो, इसे कोई लेना दोनों कोई ना, की कहता ही एग्जाम कहता ही, जो योग्य है वो कहता ही नौकरी मिलेगी, यो है यहाँ की डेफिनेशन, है ना। ये चीज होनी चाहिए, सब में आकलन की उपयोगिता है ये सब। शिक्षण विधियां और पाठ्य चयन, भाई कोई बच्चों को बिल्कुल डांडो है, बिल्कुल ही मतलब पल्ले ही नहीं पड़ा, कहीं भी बात में पल्ले पड़े, और एक हो बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट, बस इशारा में समझ जाओ छोरो, है ना। तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग विधियां यूज करनी पड़ती है ना, एक विधि से सबको सिखाओगे तो सब बराबर हो जाएंगे, गधे को क्या बोलते हो, गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे। तो गधा घोड़ा बराबर ना करना, घोड़ा का तरह अलग रखो, गधा का तरह अलग रखो ना, गधा का गधा की तरह और घोड़ा का घोड़ा की तरह, ऐसा समझाओ, ठीक है। तो शिक्षण विधियां स्टूडेंट के हिसाब से शिक्षण विधियां यूज करनी चाहिए, तभी उचित आकलन होगा, तभी उचित मूल्यांकन होगा। वरना पूरा साल क्या पूरी जिंदगी लगा दो एक बच्चे के आकलन में, कभी भी अच्छे से आकलन नहीं कर सकते जब तक उचित शिक्षण विधियां यूज नहीं की जाएगी। इसके बाद है पाठ्यक्रम का चयन, भाई बच्चे का जो स्तर है, बच्चे का ताई देनी है रीट प्री, ठीक है। ई में राजस्थान जी के आवे नाम मात्र की, क्या आवे नाम मात्र की राजस्थान जी के, ठीक है। अब यहां पे बच्चे का ताई पढ़ा रहे हैं अपन RS को लेवल,
RS की जी के पढ़ा रहे बच्चे का ताई, ओके समझ में आओगी। अब भाई यहाँ पे जो चीज ना वो भी निकल जाओगी और जो समझा रहा है वो भी निकल जाओगी, काहे भी ना पल्ला पड़ा हो बताए तो। ठीक है, तो बच्चे के स्तर के हिसाब से पाठ्यक्रम का चयन करना पड़ेगा, तब कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है हर कोई, है ना। ये भी क्या है, आकलन का पार्ट है। बात समझ लिया, है ना, बात समझ लियोगे तो जो क्वेश्चन लिखा है वो भी समझ लियोगे, और समझ लिया क्वेश्चन तो पास हो जाओगा, और पास हो गया तो जॉब मिल जाओगी, और जॉब मिल गई तो बल्ले बल्ले आगे चलो। भाई जो आकलन होवे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पे आधारित होवे। वो कैसे, समस्या है, काई भी समस्या बच्चे के ताई, कोई भी समस्या है, कोई भी एक समस्या है, XYZ जो जो बच्चा के साथ जो जो समस्या है वो अपना दिमाग में फिट करो और वही ये समस्या है। ठीक है, अब इस समस्या को पहले तो कहीं पता लगाओगा, पहले तो पता लगाओ कि कहीं समस्या है, पहले पता लगाओगा, पता लगाने को कहीं बोले निदानात्मक। ठीक, अब फिर ये कहते हैं सोल्व करो। अब समस्या पता लग गई, क्या करना है, अब सोल्व करो भाई, पता लगाओ अब सोल्व करो, तभी तो आगे आकलन करेंगे। ई को क्या बोले, सोल्व करने को उपचारात्मक। ठीक है, तो शिक्षण कैसे होवे, पहले पता लगाने वालों फिर उपचार करने वालों, निदानात्मक प्लस उपचारात्मक, ये बात होगी। ठीक है, प्रतिपुष्टि देने में, प्रतिपुष्टि बोले तो फीडबैक, और फीडबैक बोले तो भाई ये लड़कों किशो है ये बताओ, दूसरे लड़कों या दूसरे स्टूडेंट बताओगे हाँ सर ये गणो 1 नंबर को डीट है, कहीं भी समझा लो कहीं भी ना समझ में आओ, पिछले 5 साल से ई क्लास में और ई क्लास में अगला 5 साल तक भी रहोगे। यो फीडबैक वो बच्चा के लिए किस हिसाब से दियो उन्हें, वो भाई 5 साल में जो जो हरकतें करी ना उन्हें है, जो जो कारनामा करा वो सारा का सारा कारनामा दूसरा को पता है, वो दूसरा तभी बता रहे हो कि भाई 5 साल से ई क्लास में है और अगला 5 साल तक भी ई क्लास में रहोगे, तो सर आप कभी भी आ जाओ यहीं रहोगे कहीं ना जाओगे, है ना। ये फीडबैक, बच्चे के बारे में फीडबैक देना, उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग फीडबैक दिया जाता है, ये ध्यान रखना। फीडबैक कब दिया जाता है, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी व्यवहार के अनुसार, ये सब चीजें इंक्लूड होती है फीडबैक के अंदर। तो ये चीज समझ में आई है ना। जिसको जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व भी करूंगा, वहां पे भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी जिसको प्लेलिस्ट चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, जैसे मजेदार क्लास अभी हो रही है वैसे मजेदार सारी क्लासें पहले भी हुई है। ठीक है, तो वो भी रखो। और फिर अपन पेडागोजी के बाद साइकोलॉजी पे आएंगे, बाल मनोविज्ञान पे, है ना, बाल मनोविज्ञान वाली साइकोलॉजी। अब पेडागोजी में ये जो पेडागोजी है आपके, इस सब में काम आएगी, आपके शिक्षण विधियां जो होती है उस सब में काम आएगी आपके। देखो ये पेडागोजी जो है, ये जो कोर्स अभी हम कर रहे हैं, ये कहां पे काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ऑल वेयर। ठीक है, हर जगह काम आएगी पेडागोजी। कहां कहां काम आती है, हिंदी शिक्षण विधियों में। आपकी हिंदी है 30 नंबर की है, इसमें से आपके लगभग 12 से 15 नंबर पेडागोजी के होते हैं, ये यहाँ पे काम आएगी जो पढ़ रहे हैं अपन, है ना। इसके बाद आपकी गणित, गणित शिक्षण विधियों में 30 नंबर की होवे गणित, जिनमें से 12 से 15 नंबर शिक्षण विधियों के होवे, है ना। यहाँ पे ये काम आओगी। ये लैंग्वेज है आपकी, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज ले लो, संस्कृत ले लो यहाँ पे, है ना, हिंदी ले लो चाहो यहाँ पे उर्दू ले लो चाहे, और चाहे जो पढ़े हुए आप मराठी पंजाबी जो भी पढ़े हुए, है ना, सब जगह यहाँ पे 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट होवे और 15 नंबर 12-15 नंबर की आपकी पेडागोजी होवे। ठीक है, तो ये चीज समझ लो, ये लैंग्वेज है ना, कोई भी लैंग्वेज करो आप, यहाँ पे 12 से 15 नंबर पेडागोजी के होवे। गणित हो गई, ऐसे साइंस, पर्यावरण या साइंस, है ना, विज्ञान हो या पर्यावरण हो, वो भी लगभग यूं मान लो 30 नंबर की हो गए है और 12 से 15 नंबर पेडागोजी के हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखो कितना नंबर, तो कितने नंबर कवर करती है ये। अब ऐसा नहीं है कि ये हिंदी शिक्षण विधियों में कुछ स्पेशल भी होता है, तो स्पेशल भी हम लोग हिंदी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, है ना, स्पेशली भी हिंदी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे।
ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिर से रिपीट होएगी, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना। गणित गणित भी स्पेशल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षण विधियों गणित शिक्षण विधियों को भी स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, वहाँ पे भी चीज़ें रिपीट होएगी, उसको भी देखना। आप भी हम यहाँ हो, मैं भी यहीं हूँ, ये चैनल भी यहीं पर ही है, इसी चैनल पे सारी क्लासें भी होएगी, जो मैंने बोला है ये चीज़ें भी यहाँ पे रिपीट होएगी, देखना आगे चल के। साइंस भी आप स्पेशल तरीके से हम साइंस की भी पेडागोजी पढ़ेंगे, है ना। वहाँ पे भी देखना आप चीज़ें रिपीट होएगी, ठीक है। आप जब लैंग्वेज की शिक्षण विधियों को कंप्लीट करते हैं तो आपकी इंग्लिश की शिक्षण विधियां, है ना, उर्दू हो आपकी उर्दू की शिक्षण विधियां, आपका संस्कृत हो संस्कृत की शिक्षण विधियां, ये लगभग 90% तक सेम होती है। अगर आप खाली हिंदी शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी ये सारी शिक्षण विधियां कंप्लीट हो जाती है। ये होवे के तरीका, स्मार्ट तरीका। ये होवे स्मार्ट तरीका बच्चों का पढ़ने के, है ना। अब जो इंग्लिश पूरी इंग्लिश के तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक समझे, वो स्मार्ट नहीं है, वो होवे भेड़ चाल। क्यों भेड़ चाल? जैसे सारी भेड़ा चल रही है वैसे वो भेड़ भी चालू होगी, चालती जाओ, जहाँ ले जाओगी सारी भेड़ा वहाँ चल जाऊंगा अपन भी। लेकिन जो स्मार्ट भेड़ होवे वो तरीके से पढ़ाई करे भाई। हिंदी शिक्षण विधियाँ पढ़ ली हमने, अच्छे से पढ़ ली, अब बाकी इंग्लिश होगी, उर्दू होवे या संस्कृत होवे, सेकंड लैंग्वेज जो भी लेनी है, 90% तो वही हिंदी शिक्षण विधियां वाले ही सारे कॉन्सेप्ट आवेंगे, है ना। बाकी 10% जो होवे वो इंसान इतना समझदार होवे यार कि 10% कवर कर ले इधर उधर से, है ना। और फिर अपन तो पढ़ाओगे से यहाँ से भी कवर हो जाओगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि पेडागोजी कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चले हैं तो कहाँ तक आया था भाई अपन? प्रतिपुष्टि तक आ गए थे हम लोग, है ना। फीडबैक दे दिया था हमने, यहां तक आ गए थे हम। अब इसके बाद है मूल्यांकन करने में सर्वांगीण विकास में, ठीक है। मूल्यांकन कैसे करे जावे है, बहुत अच्छे से समझनी हो तो क्लास देख लो, वहां जाके अच्छे समझ में आ जाओगे मूल्यांकन कैसे करी जावे, ठीक है। सर्वांगीण विकास से मतलब वो है सारा तरीका का विकास, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी। एक परफेक्ट पर्सनैलिटी में जितनी भी तरह की चीजें हुए, अब परफेक्ट पर्सनैलिटी में तुम कुछ भी रख लो जो तुम्हारे फेवरेट हो, स्वामी विवेकानंद को रख लो, महात्मा गांधी को रख लो, भगत सिंह को रख लो, महाराणा प्रताप को रख लो, जो आपका आइडियल हो, जो आपका फेवरेट हो, सब रख लो। उनका मानसिक विकास परफेक्ट, शारीरिक विकास परफेक्ट, और कोई भी जितने भी तरह के विकास होते हैं सब परफेक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास में भी आकलन उपयोगी है। भाई आपका मानसिक विकास कैसे कैसे पता लगोगे? बोलने से नहीं ना, मानसिक विकास में आपको मानसिक टेस्ट होगा, भाई कितने याद रहे था, कितनी जानकारी है था कि दिमाग में है, ये सब मानसिक टेस्ट में आवे। तो जब उसको टेस्ट लेंगे, उसका आकलन होगा, तभी तो पता लगेगा कि हाँ भाई ये सर्वांगीण विकास वाले में छात्र में ये शामिल है ना। ये बात है। अभिप्रेरणा प्रदान करने में भी जरूरी है आकलन, है ना। अभिप्रेरणा कैसे मिले ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है अभिप्रेरणा कैसे मिले। मोटिवेशन डाल के सर्च कर लो यूट्यूब पे, देखो लाइनें लग जाएगी मोटिवेशन स्पीकर की, एक से बढ़कर एक मोटिवेशन स्पीकर, एक से बढ़कर एक बात के हुए, है ना। जब तक सुनेंगे तब तक बात अच्छी लगेगी, सुनने के बाद वापस वही राग रपट्टी चालू, है लैला मजनू वाली। तो अभिप्रेरणा भी जरूरी हो, जहां जरूरत पड़े वहां अभिप्रेरणा लेनी चाहिए। अब देखो ये बात होगी, एक कॉन्सेप्ट है सी टेट का, है पेडागोजी से रिलेटेड, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। सी टेट का कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर सी टेट में देखा जाता है इसको, ठीक है, कि आकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं आकलन, जिसमें एक एसबीए और एक बीबीए, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, कई सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होएगी, कई सारे दिमाग की जो बत्ती है बुझ रही होगी वो चालू हो जाएगी। अब कैसे होएगी, अच्छे से समझना इसको।
देखो यहाँ पे पहला प्रकार है आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी कि एसबीए। कैसे बना एसबीए? एस से एस, बी से बी और ए से ए, तो बन गया एसबीए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। शॉर्टकट में याद रखो एसबीए, फुल फॉर्म अपने आप याद हो जाती है। इसमें कैसे आकलन किया जाता है, हम क्या समझ रहे हैं आकलन, इसमें कैसे किया जाता है? तो देखो स्कूल में विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए तैयार करके उनका आकलन करना, यह एक आंतरिक आकलन होता है। यह चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है शायद कि भैया स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस टाइप का आकलन है, आंतरिक है, बाह्य है, आंतरिक प्लस बाह्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि आंतरिक आकलन है ना। अब इस चीज को समझने के बाद अपने अपने तरीके से आप लोग याद रखना कि आंतरिक आकलन है या बाह्य आकलन है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या लिखा हुआ है कि स्कूल में विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए तैयार करना और उनका आकलन करना। स्कूल में कैसे तैयार करते हैं बच्चों को? एक परीक्षा हो गई उनकी वीकली, सप्ताह में जो ली जाती है, ठीक है। एक परीक्षा हो गई उनकी मंथली जो हर महीने ली जाती है। एक परीक्षा हो गई इनकी हाफ ईयरली, ठीक है, जो हाफ ईयरली से पहले क्वार्टरली भी आती है, क्वार्टरली से मतलब हर 3 महीने वाली, फिर उसके बाद हाफ ईयरली आती है, ठीक है, और उसके बाद ईयरली आती है। यहां से बच्चों का आकलन शुरू किया जाता है ना। जब कोई स्कूल में पढ़ रहा हो, आप लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों के भी टेस्ट हुए हैं, वहाँ का टेस्ट तो अलग ही तरीके से हो बच्चों, ठीक है ना। तो आजकल के जो तरीके हैं उसके हिसाब से समझ रहे हैं हम लोग कि भाई वहाँ के वीकली टेस्ट भी हुए है ना, कि गणित में कितने पढ़े हुए, हिंदी में कितने पढ़े हुए, विज्ञान में कितने पढ़े हो, सामाजिक विज्ञान में कितने पढ़े हो। वीकली तरीके से पूछे जाओ बताइए, वीकली टेस्ट हुए हैं, मंथली टेस्ट हुए हैं, क्वार्टरली टेस्ट हुए, हाफ ईयरली टेस्ट हुए, ईयरली टेस्ट हुए। अब ये सारा टेस्ट से एक पोर्टफोलियो बनावे जाओ है ना। हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं भूरिया का, भूरिया माँ को फेवरेट स्टूडेंट भूरिया, इको पोर्टफोलियो बने हुए है ना। इन्हें वीकली भी बहुत अच्छो काम कियो, मंथली भी बहुत अच्छो काम कियो, क्वार्टरली भी बहुत अच्छो काम कियो, हाफ ईयरली भी बहुत अच्छो काम कियो, और ईयरली भी बहुत अच्छो काम कियो। तो कैसे आकलन हो को? पहले हर सप्ताह इनके साथ बात बनती गई, ठीक है। सप्ताह में कितना, एक सप्ताह 4 सप्ताह बराबर 1 महीना हो गया है ना। तो 4 टेस्ट हो गया, फिर महीनों में 1 टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हर 3 महीने में जब आयो 3 महीने में 1 टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर हाफ ईयरली 6 महीने में 1 टेस्ट हो गया, फिर लास्ट में टेस्ट हो गया उसको ईयरली वालों, ठीक है। तो ये सब का है स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ठीक है। यहां तक ये जो बात होगी ईयरली, केवल ये जो टेस्ट है ईयरली वालों ये आवे है बीबीए में, जो एक साथ होता है, एक साथ जो टेस्ट होता है कि भाई आपने वीकली कितना पढ़ा, मंथली कितना पढ़ा, क्वार्टरली कितना पढ़ा, हाफ ईयरली कितना पढ़ा। अब सब पूरे साल में कितना पढ़ा है उसका एक साथ लास्ट में टेस्ट हो जाता है। किसी ने बोर्ड परीक्षाएं दी है, सब ने दी है ना, तभी तो यहाँ तक पहुंचो, नहीं तो दिमाग खपा के लिए कोई भी ना आया होगा यहाँ पे ना। सब लोग नीट की एग्जाम की तैयारी करवा के लिए आया है, सब ने बोर्ड एग्जाम दिया है ना। बोर्ड एग्जाम दो या बोर्ड का कोई भी क्लास का एग्जाम दो, साल में एक परीक्षा हो गए जो राज्य करवाए, मतलब जैसे राजस्थान की परीक्षा अजमेर से हुआ है ना, तो वहाँ को आयोग करवाए हुए है ना, और वो जो पास करे हैं वही फाइनल हुए, जो वो फाइनल कर देवे कि भाई बच्चों पास है कि फेल है, वही फाइनल है ना, वही मेरिट तैयार करे, वही पास फेल तैयार करे, सब कुछ। तो यहाँ पे इस वाली चीज का आकलन यहाँ पे होता है बोर्ड बेस्ड असेसमेंट, यानी कि बी और ए, ठीक। एसबीए मतलब समझ गए, स्कूल के अंदर वाला। स्कूल के अंदर कहाँ तक आता है? पूरे साल का आता है, हाफ ईयरली तक का, ठीक है, पूरा आ गया। अब इसके बाद बोर्ड बेस्ड असेसमेंट, इसमें बोर्ड या आयोग द्वारा, या आपका जो चाहे आप चौथी क्लास में पढ़ रहे हो एक तरह से मान लो, वहाँ कोई बोर्ड नहीं है,
लेकिन साल में एक परीक्षा तो होती है कि भाई आपको उस परीक्षा को पास करने के बाद चौथी क्लास से आपका 5वीं क्लास में एडमिशन होगा, और फेल हो गया तो ना होएगा। आजकल तो खैर बंद ही कर दिया कि छोटी क्लास में पास करना ही करना है, आपको फेल कर ही नहीं सकते। ये भी एक नीति बन गई है शिक्षा आयोग की, ठीक है। लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि फेल हो जाओगे तो भैया वही क्लास वापस पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल बोर्ड परीक्षाओं में जरूर होता है ऐसा, लेकिन छोटी क्लासों में नहीं होता ऐसा। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपने समझने के लिए कि भाई जो चौथी क्लास में पास हुआ है वही 5वीं क्लास में जाएगा, है ना। बिना पास करे तो भेजेंगे नहीं कि तीसरी से सीधे 5वीं में भेज देंगे, ऐसे नहीं ना। तीसरी से चौथी में आएगा, चौथी से 5वीं में जाएगा, ऐसे होएगा। तो ऐसे समझ लो आप। मैंने तो बहुत समझाने के लिए एक बोर्ड का एग्जाम रखा है कि जो बोर्ड आयोग द्वारा विद्यार्थियों का संपूर्ण सिलेबस का एग्जाम लिया जाता है, उनका आकलन किया जाता है, यह बाह्य आकलन कहलाता है। ये 2 चीजें जरूर याद रखना। एसबीए किस टाइप का आकलन? आंतरिक। और बीबीए किस टाइप का आकलन? बाह्य। ये याद रखना, बी से बाह्य, है ना, और एस से आंतरिक। ये याद रखना। ये चीज थोड़ी सी दिमाग में डालने वाली है। एग्जामिनर अपने शब्दों में पूछेगा, ये यहाँ पे आपको अपने शब्दों में याद करना, समझना है। यहाँ समझ लोगे, वहां अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये याद रखने वाली थी। दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि एक साथ जो संपूर्ण सिलेबस है उसका एक साथ एग्जाम कब लिया जाता है? ईयरली परीक्षा में लिया जाता है, जो साल के अंत में होती है उसमें लिया जाता है, ठीक है। अब चीज समझ में आ गई। जितनी भी हाफ ईयरली तक का जो भी एग्जाम हो गया एसबीए में आ गया, और ईयरली जो एग्जाम आएगा आपका वो बीबीए में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो भूरिया हो गए यहाँ पे पास। आगे चले, भूरिया पास हो गया भाई। अब देखो ये चीज वो समझने वाली है, इसको समझना जरूरी है। जितनी भी चीजें हैं आपकी समझनी जरूरी है। याद रखने लायक कुछ नहीं है इसमें, समझने लायक ही सब कुछ है ना। याद आप कितना करोगे? हर किताब में अलग अलग तरीका दे रखा है। जितने टीचर होंगे सबका अलग तरीका होगा, जितनी बुक्स होगी सबका अलग तरीका होगा, लेकिन आपका दिमाग एक ऐसा है जो आपके पास है, और उसका एक ही तरीका है जो आपका तरीका है। तो आपको आपके तरीके से समझना है, आपके तरीके से दिमाग में बात को याद रखनी, वो कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। और टीचर जैसे आपको मेरा समझाया वो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने दिमाग में रखो। नहीं समझ में आया, कोई और टीचर का समझ में आया, उसको याद रखो, है ना। तो समझना आपको अपने हिसाब से, आपके दिमाग के हिसाब से, है ना। ये चीज याद रखना। हम लोग जो टीचर हैं हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ भगवान के पास से पढ़ के आए थे, ऐसा नहीं। यहीं धरती पे आके पढ़े, यहीं से समझे, यहीं से ज्ञान लिया, यहीं से प्रैक्टिस करी, सब कुछ यहीं से करा, है ना। दिमाग में यहीं की लोगों की बातें याद रखी, लेकिन अपने तरीके से, जो कि हम भूलते नहीं है। रीजन क्योंकि हमने अपने तरीके से समझा है, इसलिए आप अपने तरीके से समझो। समझाने का तरीका किसी का भी कैसा भी हो, आपको अपने तरीके से चीजें अपने दिमाग में रखनी, ये ध्यान रखना हमेशा। अब है आकलन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये मुख्य है बात कि 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों को समझना बहुत जरूरी है ना। इन 3 भागों को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला भाग जो है वो है सीखने के लिए आकलन। इंग्लिश, कुछ चीजें इंग्लिश में याद रखनी चाहिए। इंग्लिश में याद रखने से फायदा ये है कि हिंदी में बहुत तरीके की बातें होती है ना। हमने पढ़ कुछ और रखा है, एग्जामिनर कुछ और दे दे वहाँ पे, लेकिन इंग्लिश में चीजें चेंज नहीं होती है। वो चाहे पहला कॉन्सेप्ट हो या दूसरा कॉन्सेप्ट हो, हिंदी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही बात लिखी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो जो सीखने के लिए आकलन लिख रहा है यहाँ पे, इसको अगर इंग्लिश में देखोगे आप तो असेसमेंट फॉर इंग्लिश फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसको असेसमेंट इन लर्निंग, दोनों ही बातें कही जाती है, ठीक है। वैसे आप असेसमेंट फॉर लर्निंग भी याद रखो और इन लर्निंग भी याद रखो, दोनों बातें याद रखो। इसमें क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान आकलन किया जाता है ना। यह बालक के आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, किताबी लैंग्वेज में नहीं लिख रखा है। जो चीज़ें मेरे को याद हुई थी, जो चीज़ें मेरे को समझ में आई थी, जो चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर फिट है, उस तरीके से मैंने पीडीएफ बनाया। और इतना सरल है, इतना फ्रेंडली लैंग्वेज है कि हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेगी ये लैंग्वेज, हर किसी के समझ में आ जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। तो आपको अपने तरीके से दिमाग में रखना है, अपने तरीके से, है ना, ताकि आपको वो चीज़ याद रहे।
ठीक है, जैसे मैंने रखा कि पढ़ाई के दौरान आकलन किया जाता है और ये बालक के आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो इसमें मुख्य बात एक तो ये है कि तीनों भागों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है सीखने के लिए आकलन, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसमें पढ़ाई के दौरान आकलन किया जाता है। तो कैसे होता है पढ़ाई के दौरान आकलन, मैंने एक उदाहरण लिखा है। देखो, जैसे परिवार हो, टीचर हो, बच्चे के बीच कुछ भी पूछ लेते हैं नॉलेज चेक करने के लिए। भाई आपने ABCD याद करिए, सॉरी ABCD छोड़ दो, राजधानियां याद करिए आपने, क्या याद करिए, राजधानी किसकी याद करिए, स्टेट की, ठीक है। तो राजस्थान की क्या हुआ है, महाराष्ट्र की क्या हुआ है, यूपी की, MP की क्या हुआ है, यूपी की क्या हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, सबकी अलग अलग राजधानी है। तो राजस्थान की राजधानी क्या हुआ है, जयपुर। महाराष्ट्र की क्या हुआ है, मुंबई। MP की क्या है, भोपाल, है ना। यूपी की क्या है, लखनऊ, ठीक। अब भाई एक बच्चों है, वो कहते हैं ये राजधानियां याद नहीं है, ठीक है। ये चार चीजें लिखी है, उसको बोला भाई समझ ले, याद कर ले, उसने याद कर ली। अब वो कैसे पता लगाएगी मेरे को याद है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसको तो छुपा लिया उसने, इसने छुपा लिया। अपने पास में मम्मी बैठी है इनकी, उनकी मम्मी को कॉपी दी कि भाई मेरे से पूछ लो, ये 4 राजधानियां पूछ लो कौन सी किसकी हो गए, ठीक। तो मम्मी ने पूछा भाई बता महाराष्ट्र की क्यों हो गए, बता दी भाई महाराष्ट्र की मुंबई हो गए। चल बता दे यूपी की क्या हो गए, यूपी की लखनऊ हो गए। ऐसे आकलन होता है इसमें, आप समझ गए, ठीक। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आकलन करने का। अब इसके बाद है अपनी सेकंड चीज, समझ में आ गई, फर्स्ट चीज समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई होगी, पूछने की जरूरत ही नहीं, इतने तरीके से समझा रहे हैं ना। जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे होगे वो कितना भी समझ में आ जाओगे भाई। अब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी तक क्या पढ़ा हमने, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सीखने का आकलन। ये बीच के वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा डुबोने वाली नैया, इसलिए बीच के वर्ड को जरूर याद रखना, के लिए आकलन और का आकलन, ठीक। ये चीज हो गई। तो देखो इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, वर्ष के लास्ट में आयोग द्वारा किया जाने वाला आकलन। मतलब ये किस कैटेगरी का आकलन है, BBA वाला। किस कैटेगरी का आकलन है ये, BBA वाला, बोर्ड बेस्ड आकलन वाला, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट वाला, ठीक है। इसमें वही होता है जो ईयरली या फिर एनुअल एग्जाम होते हैं, है ना। ईयरली एग्जाम में खाली आपको अपन लोग एग्जाम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एग्जाम का ही उदाहरण रख रहा हूँ सब चीज। लेकिन एग्जाम में यूं नहीं है कि आपके एग्जाम का उदाहरण रखेगा, वो कोई भी उदाहरण, भाई एक इंजीनियर का उदाहरण रख लिया कि इंजीनियर ने जो साल भर काम करा उसका रिपोर्ट देना है, वो किस टाइप का आकलन हो गया। या फिर कोई होटल मैनेजमेंट का एक मैनेजर है, उसने साल भर जो भी होटल के बारे में मैनेजमेंट बनाया है उसका आकलन हो गया, है ना। ऐसे कहीं का भी आकलन देख सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने साल भर जो कॉन्ट्रैक्ट लिए उसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, उसका एक पोर्टफोलियो बना के दिया अपने बॉस को, वो किस टाइप का आकलन हो गया। एक साथ देने वाली चीज, एक साथ किया जाने वाला आकलन बोर्ड बेस्ड होता है ना, BBA कहलाता है, ठीक है। तो जो ये वाला आकलन है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सीखने का आकलन है ना। किस टाइप की कैटेगरी है, बोर्ड बेस्ड असेसमेंट की कैटेगरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, समझ में आ गई ये चीज, करेक्ट। सीखने के लिए आकलन कि अपनी तैयारी को पूछने के लिए अपन किसी और की सहायता लेते हैं, ठीक है। भाई हमारी तैयारी इतनी हुई कि नहीं हुई, इसमें आपकी तैयारी एक साथ सामने वाला लेगा, आपका एक साथ आपसे सामने वाला आपका टेस्ट ले लेगा, एक साथ आपने साल भर में जो भी किया है ना उसका। अब हो सकता है कि आपको साल भर का टाइम ना मिला हो, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला है, ये प्रोजेक्ट है आपके पास, इस चीज को पास करने का या इस चीज को पूरा करने का 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो पूरा 1 महीने का पूरा ब्यौरा आपको सामने देना है, वो भी आपका बोर्ड बेस्ड असेसमेंट कहलाएगा, ठीक है।
असिस्मेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, है ना, सीखने का आकलन कहलाएगा। अब इसके बाद है असिस्मेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में। सीखने के रूप में कैसे होगा? इसमें इंसान खुद से खुद का टेस्ट लेता है, इसमें खुद से खुद का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता था कि कोई पेरेंट्स है, कोई टीचर है या कोई अदर पर्सन है, वो आपसे पूछता था भाई आपकी कितनी जानकारी है, आपको कितनी जानकारी है। चल भाई 4 राजधानियां याद करिए, तो भाई बता, चल चारों में से राजस्थान की पूछ ली, राजस्थान की राजधानी बता दे, चल क्या है। यूपी की बता दे भाई कहाँ है, एमपी की बता दे के है ना, तो सामने वाला टेस्ट ले रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 4 राजधानियां ऐसे लिख दी, 1 2 3 4, ये लिख ली, ये राजधानियों के नाम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 4 राजधानियों के नाम लिख रहे हैं। अब ऐसे छुपा लेते हैं अपन, ठीक है, इसको छुपा लिया, ऐसे छुपा लिया इसको, ये है राजस्थान, ये है महाराष्ट्र, ये है एमपी, ये है यूपी। अब भाई यूपी की राजधानी क्या है, ये यूपी की राजधानी पूछ रहे हैं, है ना, तो बच्चे को याद होगा तो सही आंसर दे देगा कि लखनऊ है, सही आंसर पता लगा लेगा लखनऊ है। और याद नहीं होगा तो हो सके वो भोपाल भी बोल दे यहाँ पे, है ना, हो सके यहाँ पे मुंबई भी बोल दे, कुछ भी बोल सके, अगर याद नहीं होगा तो। ऐसे आकलन किया जाता है इसमें, खुद से खुद का आकलन करना। वहाँ पे लेवल कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एक छोटा सा लेवल रखा है कि जैसे तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे जैसे आकलन करते हैं, बाकी जितने बड़े स्तर के लोग होंगे वो उनका आकलन करने का तरीका वैसा होगा, लेकिन वो स्वयं से स्वयं ही करेंगे, कोई और से नहीं करवाएंगे आकलन, स्वयं से स्वयं ही करेंगे। हाँ मेरे को याद है कि नहीं है, जैसे भाई एक क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके बारे में डिटेल पढ़ ली, हाँ ये है, ठीक है, अब उसको किताब को बंद कर लिया, अब वो क्वेश्चन अपने मन में रिपीट करा, ये क्वेश्चन था, और फिर मन में रिपीट कर रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, पढ़ा था, फिर जो मन में रिपीट किया है उसी को वापस किताब खोल के देखते हैं, हाँ यही पढ़ा था मैंने, हाँ भाई इतना मैंने पढ़ा था और मेरे को इतना पता है, तो खुद से खुद का आकलन कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया असेसमेंट एज लर्निंग। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई आपकी। ये क्लास ऐसी है ना कि किसी भी लेवल का आपका टेट एग्जाम हो, किसी भी लेवल का, चाहे रीट प्री दे रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, किसी भी लेवल का दे दो आप, कहीं से कहीं तक नहीं अटकोगे पेडागोजी के अंदर, ठीक है। बात सी टेट की हो या यूपी टेट की या फिर एमपी टेट की या अदर किसी भी राज्य की टेट की, कहीं से कहीं तक नहीं अटकोगे। ये इस तरह की पेडागोजी है। अब एक चीज आती है समेटिव और फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव और समेटिव, है ना। अब इसको समझना आप, समेटिव और फॉर्मेटिव रेशियो क्या होता है। सबसे पहले ये समझो कि समेटिव और फॉर्मेटिव होता क्या है। ये चीज भी बहुत समझने वाली बात है। एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कैसे, पहले तो इसके हिंदी में अर्थ देखो क्या क्या बोलते हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव, है ना। फॉर्मेटिव को बोलते हैं रचनात्मक, और इसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक। अब इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव में ये याद रखने वाली बात होती है आपकी कि 3 प्रकार के आपके असेसमेंट थे, 3 प्रकार के, है ना। फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग, ठीक है। 1, 2 और 3 हमने ये 3 पढ़े ऊपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब कौन सा समेटिव है, कौन सा फॉर्मेटिव है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो, ऐसे पूछ लिया जाए तो नहीं पता पड़ेगा, है ना, क्या होता है क्या नहीं होता। पहले आपको रचनात्मक और योगात्मक का मतलब समझना पड़ेगा क्या होता है। तो रचनात्मक का मतलब होता है आप बीच बीच में अपना टेस्ट ले रहे हो, खुद से ले हो या कोई और ले आपका, बीच बीच में, है ना। आपको जैसे 1 साल का प्रोजेक्ट दिया गया है परीक्षा को पास करने का, बीच बीच में आप अपना टेस्ट दिलवा रहे हो, चाहे आपका टीचर टेस्ट ले रहे हैं, पेरेंट्स टेस्ट ले रहे हैं, या आप खुद से खुद ही ले रहे हो टेस्ट, है ना। ये हो गया रचनात्मक, मतलब अपने आप की नॉलेज की रचना कर रहे हो आप कि कितना हमको पता है, कितना हमको याद है, जो हम पढ़ रहे हैं कितना याद है, इस चीज की रचना हो रही है ना। ये रचनात्मक हो गया, ठीक है। तो ये किस टाइप, ये हो गया आपका रचनात्मक का मतलब, है ना। और रचनात्मक क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिव, ये समझते जाना, ध्यान रखना। योगात्मक में क्या होगा,
जो एक साथ टेस्ट लिया जाएगा। आपका पूरा 1 साल का प्रोजेक्ट है, आपसे बीच में कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं लेगा, कोई किसी तरह का टेस्ट नहीं लेगा। आप चाहे पूरे 1 साल सो भले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल घूमो, छुट्टियों पे चले जाओ, जिसकी शादी होगी स्वागत मनावा चले जाओ, है ना, जहाँ जो जिसको जाना जाओ। 1 साल तक कोई किसी से कुछ नहीं पूछोगे, लेकिन 1 साल बाद नंबर जरूर आ जाओगे। आ जा भाई लाइन में, बता 1 साल में क्या करियो तने, कहाँ कहाँ घूमने गयो है, के तने क्या काम करियो, क्या कर रहे हो तने 1 साल में, है ना। तो ईयरली या कोई भी हो, पूरा एक साथ प्रोजेक्ट है, ईयरली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, किसी भी तरह का हो, बीच में कोई टेस्ट नहीं होगा, आपका एक साथ ही टेस्ट होगा वहां पे। जितने टाइम आपको दिया गया है, हो सकता है आपको 1 महीने का टाइम दिया प्रोजेक्ट पूरा करने को, या हो सकता है आपको 6 महीने का टाइम दिया गया प्रोजेक्ट पूरा करने को, या हो सकता है आपको 1 साल का टाइम दिया गया प्रोजेक्ट पूरा करने को। ठीक है, तो वहां पे एक साथ टेस्ट लिया जाएगा। ये होगा आपका योगात्मक, पूरा कंप्लीट योग करके दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट योग लिया जाएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में समेटिव। अब आप ये देखो, 3 प्रकार के असेसमेंट थे और 2 प्रकार के 3 भाग थे ना, असेसमेंट के 3 भाग थे और 2 प्रकार थे। ठीक है, असेसमेंट के 2 प्रकार थे और 3 भाग थे। 2 प्रकार में क्या था आपका, एसबीए और बीबीए। ठीक, यही चीज थी ना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। यहाँ पे एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, ऊपर तो मैंने समझा दिया, यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, असेसमेंट फॉर्मेटिव और समेटिव को समझने के लिए। ठीक है, फॉर लर्निंग में क्या था, बच्चा किसी और से अपना टेस्ट दिलवा रहा था कि भाई मम्मी मेरे से पूछ लो कि राजधानियां कौन सी किसकी है। तो ये किस प्रकार का हो गया आपका, रचनात्मक, रचना कर रहा है यहाँ पे, है ना, रचनात्मक टेस्ट है ये, मतलब फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव, यहाँ पे एक साथ टेस्ट नहीं हो रहा, उसका टुकड़ों में टेस्ट हो रहा है, टुकड़ों में उसकी नॉलेज जांची जा रही है। तो क्या हो गया आपका रचनात्मक। ऑफ में क्या होता है, एक साथ टेस्ट होता है, यहाँ पे सीखने का आकलन है यहाँ पे, है ना। तो कोई भी होगा, पूरा टेस्ट होगा यहाँ पे कंप्लीट, इसको हम बोलेंगे समेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है, समेटिव हो गया। एज लर्निंग क्या हो गया आपका, इसमें खुद से खुद का टेस्ट लेना है, कोई भी नहीं लेगा आपका टेस्ट, खुद से खुद का। जैसे बताया था ना मैंने आपको कि भाई 4 राजधानियां हैं, उसको हमने एक तरफ छुपा लिया ऐसे करके, और ऐसे बता रहे जयपुर की कौन सी राजधानी, सॉरी राजस्थान की कौन सी राजधानी है, एमपी की कौन सी राजधानी है, यूपी की कौन सी राजधानी है, ऐसे करके हम लोग देख के और फिर अंदाजा लगा रहे हैं कि हाँ यूपी की राजधानी लखनऊ हो सकती है, लखनऊ है। तो ऐसे टेस्ट अपना खुद से खुद का लिया जाता है। तो ये भी क्या है, रचनात्मक है ना। इसमें भी आपका कोई एक साथ टेस्ट नहीं ले रहा है, आप खुद से खुद ही ले रहे हो। नुकसान हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और फायदा हुआ तब भी अच्छी बात है तब तो ये कौन सा हो गया, फॉर्मेटिव। ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई सीखने का असेसमेंट फॉर लर्निंग किस तरह का भाग है, तो फॉर्मेटिव है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस टाइप का भाग है, समेटिव है। असेसमेंट एज लर्निंग किस टाइप का भाग है, तो फॉर्मेटिव है। ठीक है, और आपको ये चीज मैंने समझाई थी कि यहाँ पे और यहाँ पे कैसे टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो एक साथ होता है, एक साथ होता है, और यहाँ पे टुकड़ों में होता है। यहाँ पे टुकड़ों में होता है टेस्ट। ठीक है, तो एसबीए में टुकड़ों में टेस्ट होता है। स्कूल बेस्ड लर्निंग बीच बीच में टेस्ट ले रहे हैं, आपकी ईयरली भी ले लिया, सॉरी ईयरली तो होएगा नहीं, ईयरली तो यहाँ पर आता है, एक साथ टेस्ट में ईयरली हो गया यहाँ पे जो एक साथ टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे बीच बीच में वीकली टेस्ट ले लिया, यहाँ पे मंथली टेस्ट ले लिया, ऐसे करके यहाँ पे टेस्ट होते हैं और यहाँ पे एक साथ टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये किस टाइप का हो गया आपका, रचनात्मक है कि योगात्मक है। जाहिर सी बात है, टुकड़ों में टेस्ट हो रहा है, बीच बीच में टेस्ट लिया जा रहा है, रचना की जा रही है उसके दिमाग की, तो रचनात्मक है ना। रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव। ये किस टाइप का है, तो ये हो गया आपका योगात्मक यानी कि समेटिव। ऐसे चीजों को समझ लोगे तो चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दे आपको, वो एग्जामिनर कितने भी जोर लगा ले, ऊपर ऊंची एड़ी से लेके चोटी तक का चाहे जितना जोर लगा ले, है ना, उसके क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं।
बस चीज़ों को समझना है आपको, और समझना ही सबसे कठिन होता है, याद करना सरल होता है। पहले की जो दुनिया थी, पहले की जो शिक्षण थी, जो शिक्षा प्रणाली थी, वो याद करने पर आधारित थी। आपको जो लिखा हुआ है वो याद है तो आप महान हो, भले आपको समझ में कुछ भी नहीं आता उसके बारे में क्या है। साइंस के बारे में जो लिखा है वो पढ़ के आपने अपने दिमाग में रखा है तो आप महान हो, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि साइंस होता क्या है। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो समझने पे आधारित है, तो आपको आज की शिक्षा प्रणाली से चलना है। और ये जो पेडागोजी बनी है ये स्पेशली समझने की कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनी है। पेडागोजी को रखने का एक मतलब यही है, किसी भी एग्जाम के अंदर पेडागोजी को रखने का एक ही मतलब है कि समझो आप चीज़ों को, और अपने सामने वाले स्टूडेंट को आप समझाने पे जोड़ दो कि समझे वो भी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। तो अगर किसी भी चीज़ को पास करना है, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको पास कराना है, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट है, आपका एग्जाम क्लियर करना है, एक प्रोजेक्ट हो गया, आपको कहीं रिपोर्ट देनी है, आप कोई इंजीनियर हो रिपोर्ट देनी है, आप कोई डॉक्टर हो उसकी रिपोर्ट देनी है ना, आप कोई डॉक्टर एक मरीज की पूरी रिपोर्ट देनी है, कोई भी एक प्रोजेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अगर आप वहाँ टुकड़ों में दे रहे हो तो वो 40% तक माना जाएगा, और आप उसका पूरा योग बना के दे रहे हो तो वो 60% तक माना जाएगा। मतलब 100% में 40% योग्य 40% जो योग्यता होगी या माना जाएगा वो फॉर्मेटिव को माना जाएगा, और 60% तक जो माना जाएगा वो समेटिव को माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मेटिव और समेटिव रेशियो जो होता है इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, और आपको क्वेश्चन उलझा के बनाया जाएगा। मैं क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा आपके, लेकिन थ्योरी जितने अच्छे से क्लियर होगी आपकी, क्वेश्चन उतने अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा, टेंशन ना लो, क्वेश्चन भी एक से बढ़कर एक लेके आएंगे, और दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये थ्योरी पढ़ ली तो चाहे कितना भी दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन हो, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक ही थी। क्लास जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो आपका रिएक्शन है वो देना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं है। अगली क्लास में जरूर मिलेंगे, शाम को 5 बजे क्लास होती है। आपको जो भी क्लास पहले हो चुकी है उसकी वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एक वीडियो का इस चैनल का एक टेलीग्राम लिंक भी है जहाँ पे ये क्लासें मैं अपलोड करता हूँ, इनके PDF भी वहाँ पे देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग उस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। खंबा गणी, जय राम जी की।